संघ स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं, परंतु यह विचार केवल 100 वर्ष पुराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन डॉक्टर साहब उठे और नारियल फोड़कर संघ का उद्घाटन कर दिया। संघ के वैचारिक भवन की विशालता के नीचे उन प्रकट दीवारों से कहीं मोटी और दीर्घकाय नींव है जो हमें न दिखती है, न हम अपनी दृष्टि में सूक्ष्मता लाए बिना उसे देख सकते हैं। भवन के वंदनवार टांगने की स्थिति में आने से पूर्व डॉक्टर हेडगेवार को एक एक ईंट जोड़ने हेतु महापुरुषों का सानिध्य मिला। बीएस मुंजे ने बंगाल में डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ वहां की क्रांतिकारी संस्थाओं के गुप्त संगठनात्मक तरीके सीखने को कहा। हेडगेवार को जीवन का एक बड़ा लक्ष्य दिखा जब उन्होंने सावरकर रचित हिंदुत्व को पढ़ा। सारी प्रेरणा, शिक्षा, संगठन को चलाने की कला और हिंदू समाज की रक्षा का प्रण अंततः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया। यह ऐसी संस्था नहीं थी जिसका लक्ष्य तिरंगे के 3 रंग लेकर उस राष्ट्र के हर मूल्य के साथ समझौता करना था, बल्कि संघ ने यह सुनिश्चित किया कि झंडे का रंग कुछ भी हो, राष्ट्र सर्वोपरि। संघ धर्म और राष्ट्र को एकीकृत करते हुए समाज को उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रयासरत है। आज प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के जन्म दिवस पर स्मृति मंदिर गए और संघ के योगदान पर अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर जैसे परम पूज्य विभूतियों ने कैसे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद एवं निस्वार्थ जनसेवा के चैतन्य सनातन विचारों को लाखों स्वयंसेवकों का पर्याय बना दिया। वहीं उन्होंने केशव नेत्रालय की नींव रखी, क्योंकि संघ की दृष्टि की आवश्यकता तो समाज को है ही और रहेगी। बिना संघ की शक्ति के भाजपा अधूरी है। भाजपा संघ के वृक्ष का फल है और फल अपने में समाहित बीज से नया पौधा तो बना सकता है, परंतु उसे वृक्ष बनने में 100 वर्ष लग जाए। लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। पहले तू दे आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं, और ये पॉजिटिव बात है। We have become very, very polarized, and the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. यही नहीं, अभी और सुनिए। I don't think that they are doing journalism in the classical form anywhere. No. You know, the journalism that I was taught, and maybe that's why I said I'm going to be 60 in 2 months, and maybe I am a dinosaur in that sense now. The journalism we were taught is please keep your opinions at home. वो चूना लगा दिया। When there are news, please just report the news. Now all the lines are blurred. And in fact, on YouTube, you're expected to express your opinion. Forget the, you're not even supposed to tell the facts anymore. We are a post-truth society. इससे बड़ी बात यह मेरे को डर लगता है जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। और आजकल तो वो जो OTS, OTT, OTP, OTP, बैगन, OTT, गवा अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? हम OTS ही देते रहते ना हम तो। आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहाँ साइन करा रहे हैं। जी। हम घाटे में नहीं है। तो 1000 कब देंगे महिलाओं को? 1000 कब देंगे? अगले बजट में हम उसके लिए जो है अगले बजट ये दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। बजट 2 महीने में इस बजट में क्लियर हो जाएगा। हाँ? ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है। कर देना, चला देना। चला दें इस बजट। मैं बोल चुका हूँ, ऑलरेडी बोल चुका। हाँ, तो इस बजट व्यवस्था कर ली हमने। हम सोर्सेस इधर से जो जितने पंजाब के हैं उनको करके इकट्ठे, देखो लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को देना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। हमने कौन सा मशीन से छापने पैसे? तो बीजेपी वाले तो पलट कर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 3 साल हो गए पंजाब की सत्ता में आए, वो जो महिलाओं को 1000 रुपए का वादा था 5 गारंटियां पूरा होगा? 5 गारंटियां थी, पूरी हमने 7 कर दी। 1 गारंटी रहती है महिलाओं वाली, हमने 8 मार्च की डेट नहीं दी थी। हमने 5 साल में ये करने को कहा था। डेट में पंजाब है, यहां से पैसे रोकते हैं। मैं पंजाब को पांव से करके इसी साल में, उसके लिए बजट सेशन की जरूरत नहीं होती, इसी साल में 1000 की बजाय 1100 रुपया महिलाओं को दूंगा। भारत से कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान आज रो रो कर लाइव टीवी पर भीख मांग रहा है। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन सा फरमा कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जी मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5 बहुत शुक्रिया। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर
कड़ा वक्त पड़ा है। तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है, और मैं इस बात पे इसको वसूख के साथ कह सकती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। वैसे बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये आपके 500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको अंदाजा नहीं है। तो खुदा की कसम कह रहा हूँ कि ये बड़ा खराब, ये बहुत खराब वक्त है। देश में विपक्ष नेता के तौर पे और कौन दिखाई दे रहा है? वो जो जनाब हैं राहुल गांधी, वो तो कभी इटली चले जाते हैं, नानके चले जाते हैं मामा जी के पास। जब भी कोई देश का कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है तब वो अमेरिका बैठे होते हैं, है ना। तो उनको तो लॉन्चिंग चल रही है। मतलब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है, लॉन्चिंग चल रही है ना। कंट्रोल उदय नहीं है गुण भाई, परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को कर रहे हो? भी तू नेता ही बन बस। ये नंबरदारी थोड़ी है कि बेटा बन, उसके बाद बाप, उसके बेटा, फिर अगला। यार छोड़ दो उसको यार, बेचारे को। वो दुखी है, बहुत दुखी है वो। कहाँ मुझे फंसा रखा है इन्होंने यार ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई हमने तो मोदी का नाम ही पहली बार सुना है। मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे क्या पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? उसकी भी नहीं पता। अंगले कंगलों को किसी को नहीं जानते हम। अंगले जो ये सौगात ले रहे हैं ना, वो लेने वाले गलत है। गलत क्यों? ऊपर से पीछे, ऊपर से तो जूते मारे जाओ और मुंह से खिलाए जाओ, तो ये खाने वाले नालायक हैं जो खा रहे, जो ले रहे। भाई नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हम अल्लाह से लेंगे भाई। जो सरकार आप लोग को दे रही है, घर दे रही है, शौचालय दे रही है, सिलेंडर दे रही है, राशन दे रही है, ये सब कुछ नहीं दे रही। अरे हमें कुछ मत दो। ये इनका तो वो हाल होने वाला है। मोदी भी कटार पे, अभी बुढ़ापा भी आ रहा है, उसको कब क्या पता कब मर जाए। राशन वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है राशन। तो राशन तो ले लेते हैं आप लोग, क्यों नहीं लेंगे? नमस्कार, मैं Priyanka Gandhi even more entitled. At least Rahul Gandhi has some sense of, he's not comfortable with his sense of entitlement. Priyanka Gandhi almost believes that she's royalty, political royalty. Let's be fair to Narendra Modi and Amit Shah. They've come up the hard way. I remember in my second book I wrote about how in the 1980s they ran an election campaign in Ahmedabad. They used to go around on a scooter putting posters up, mohalla to mohalla, road to road. You've come up 50 years in politics, man. Modi and Amit Shah, I mentioned this incident in the 80s, we are in 2024. It's like anyone who's done business or whatever for 50 years, you have a certain self-confidence that comes with the fact that you've done the hard yards on the ground. Priyanka Gandhi has never done that, right? Why is she in politics? Only because she's Rahul Gandhi's sister, Sonia Gandhi's daughter, Rajiv Gandhi's daughter, Indira Gandhi's granddaughter, Jawaharlal Nehru's great-granddaughter, Motilal Nehru's great-great-great-granddaughter. That's not good enough. My India of my son is merit-driven, increasingly. They want to know, what are you? What have you done? Right? There are people who are doing the hard yards on the ground. People will respect you for the work you do on the ground. You can't now come just before an election, wave your hand and say people will vote for me because they remember you look like Indira Gandhi. Sorry. That era is over. Dhruv Rathi is an interesting figure. You're sitting in Germany, Austria. You're not in the belly of the beast. If I had the freedom that a Dhruv Rathi has to say what he wants, often not, let me be also honest, not all of his facts are, some of his facts need to be checked. You see, what has happened is we have got so polarized that the moment you have a Dhruv Rathi who takes on Mr. Modi or the Modi government, there will be lots of people who come and cheer him on because there is a large constituency that is targeting Mr. Modi. We have become very, very polarized. And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. I don't think that they are doing journalism in the classical form anywhere. No. The journalism that I was taught, and maybe that's why I said I'm going to be 60 in 2 months and maybe I am a dinosaur in that sense now. The journalism we were taught is please keep your opinions at home. When there are news, please just report the news. Now all the lines are blurred.
And in fact, on YouTube, you're expected to express your opinion. Forget that, you're not even supposed to tell the facts anymore. We are a post-truth society. Look at and it's not just... रामजी लाल सुमन की पत्नी बोली है कि रामजी लाल सुमन एक नंबर का गद्दार है भाई। सबसे बड़े गद्दार तो ये है। ऐसा इसलिए है कि जिसका परिवार कुटलाए के लिए भटक रहा है, उसका बच्चा भटक रहा है। हम परिवार है। आप कौन है? हम उनकी पत्नी है, बच्चा है उनका एक। पत्नी वो तो कैसे उनकी पत्नी की डेथ हो गई? नहीं डेथ हो गई, पर दूसरी है ना ये। आपसे दूसरी शादी हुई थी क्या? बोली हाँ, ये वो जब याद दिलाएंगे ये वही रामलीला, ये वही सुनीता है जिसने इनको बलात्कार के और उसके अपहरण के केस से बचाया था। आज ये वही सुनीता बोल रही है। आपने दर्ज कराया था इनके ऊपर? जी हाँ, उसके बाद कुमार जैन के समय। अच्छा हाँ, ये वही सुनीता बोल रही है। जब हमने आज 75 साल की उम्र में जेल की सजा काट रहे हैं, ये वही रामलीला सुमन है और ये वही सुनीता सुमन है जिसको कि इन्होंने बचाया। और आज आपसे कहाँ शादी की थी उन्होंने? मंदिर में ले गए थे सर। अच्छा, तो बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटा है। क्या नाम है बेटे का? अभिषेक सुमन। अच्छा, तो कोई आपका कोर्ट केस भी हुआ था आप दोनों के बीच? जी हाँ, जी हाँ। कब हुआ? तो कोर्ट केस में क्या हुआ, वो छूट गया या अभी चल रहा है? कौन सा वाला? ये भरण पोषण का डाला था। आपने डाला?